हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, जैसे कि हम लोग का एग्जाम अब करीब आ गया है, तो ऐसे टाइम पे अभी हम लोग को वैसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो बच्चों, कुछ उसी तरह का आप लोग के लिए पूरे बुक से टॉप 10 यानी चुन करके बच्चों आप लोग के लिए 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, जो कि यहां से आप लोग का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग क्या करेंगे, दबा करके शेयर करेंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को बच्चों आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां जो आप लोग को जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपका बुक का भाषा नहीं होगा, एकदम सरल भाषा होगा, जो कि आपका सीधा सीधा दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। अब तक के आप यानी बहुत ही सरल भाषा में आपको ये सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि टॉप 10 यानी आपको हर हाल में ये 10 क्वेश्चन जो है इजी है, और ये देखने को ही मिलता है आपका बुक में, मतलब एग्जाम में। तो इसलिए बच्चों इस क्लास को आपको एंड तक करना है, एंड जो बच्चे आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये वीवीआई लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में बच्चों, वीवीआई लगा लीजिए, एकदम उतार लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। हमेशा आपको हम रिकमेंड करता हूं कि कॉपी और कलम के साथ बैठिए और इसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, ये आयंगर व्यवस्था कहां था, तो आप लोग जानते हैं कि सर ये आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में था, है ना। बिल्कुल सही बात है, आपने एकदम सही पढ़े हैं, है ना। विजयनगर साम्राज्य में है ना व्यवस्था था। एक क्या था बच्चों, एक विजयनगर साम्राज्य की एक ग्रामीण है ना व्यवस्था था, है ना, जिसको बच्चों यार बात किया जाए तो आयंगर व्यवस्था की विजयनगर साम्राज्य की एक ग्रामीण है ना प्रशासन व्यवस्था थी। इसमें बच्चों हर गांव यानी हर गांव को क्या कहते थे, यानी जो छोटे गांव का यानी गांव को क्या कहते थे, ऊर कहते थे। ये बच्चों को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था, यानी गांव को एक स्वतंत्र इकाई माने जाते थे। गांव के प्रशासन के लिए बच्चों 12 शासकीय अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, है ना, जिन्हें बच्चों आयंगर कहा जाता है। यानी गांव के है ना जो भी बच्चों टैक्स कर वसूलते थे बच्चों, वो कौन वसूलते थे, तो ये आयंगर के ही माध्यम से बच्चों गांव में जो भी यानी टैक्स वगैरह वसूलता था, या वो कोई भी मामला होता था, तो यही आयंगर जो बच्चों क्या करते थे, है ना, वो सारी जो है प्रॉब्लम या है ना सॉल्व करते थे, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, देखिए आयंगर कहा जाता था। इन अधिकारियों का बच्चों काम गांव से कर इकट्ठा करना, जमीन बेचना और छोटे छोटे मामलों में यानी न्याय करना। देखिए, कितना आसान भाषा में आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आयंगर व्यवस्था एक जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है व्यवस्था थी, और ये क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, और ये जो है ना गांव के जो सबसे छोटी इकाई जिसको क्या कहते हैं बच्चों, है ना ऊर कहते हैं, यानी गांव को ही बच्चों क्या कहे जाते हैं, है ना ऊर कहते थे। एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था। गांव के बच्चों 12 जो क्या करते थे, है ना 12 गांव के प्रशासन के लिए बच्चों 12 शासकीय अधिकार उसको नियुक्त किए जाते थे। क्या करने के लिए 12 जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो क्या करते थे, है ना गांव के जो भी छोटे बड़े मामले होते थे उसको सुलझाते थे, और वहां के जो टैक्स वगैरह वसूलते थे वो सारा बच्चों कौन करते थे, टैक्स वगैरह वसूलने का काम यही जो है बच्चों कौन करते थे, आयंगर करते थे। और इसी को ही क्या कहा गया, यानी आयंगर है ना कहा गया, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए और एकदम नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। एकदम जबरदस्त तरीके से आपको नोट करना है, बहुत ही सरल भाषा में। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाबू, क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है ना किसने की और कैसे हुई, ये बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो इसका संस्थापक बच्चों हरिहर बुक्का ने यानी कब किया था, 1336 में। किसके, देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में ये किसके द्वारा किया गया था, हरिहर बुक्का, यानी दोनों भाई ने जो है किसका, यानी विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। अब बच्चों इसको कैसे जीता गया, आप ये बताना, आपको ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बच्चों यह राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर यानी मुस्लिम आक्रमण को रोकने के है ना उद्देश्य से बनाया था। यानी किससे, जो बाहरी आक्रमण करते थे, है ना जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उस टाइम पे, है ना बहुत बड़े बड़े, तो वो जो है ना उससे बचने के लिए बच्चों ये जो है बनाए थे, है ना। ये बच्चों क्या थे, साम्राज्य लगभग 200 साल तक चला था। ये साम्राज्य क्या थे, लगभग 200 साल तक चले थे। कौन, ये किसकी बात कर रहा हूं, विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये दक्षिण भारत में तेजी से बच्चों फैल गया था। ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला एक जो बच्चों साम्राज्य था, उसका नाम क्या बच्चों, विजयनगर साम्राज्य, जो कि याद रखिएगा। और इसी साम्राज्य में बच्चों एक शासक थे जो कि आप लोग जानते हैं, कृष्णदेव राय, है ना। क्या नाम था इसका, कृष्णदेव है ना राय, ये आपको नोट करना है। कृष्णदेव राय जो कि बहुत ही शक्तिशाली बच्चों क्या थे, शासक थे। ये चीजें भी आपको नोट करनी है। देखिए ये क्या था, आपको पता होगा, है ना 200 साल तक बच्चे क्या किए थे, दक्षिण भारत में जो है बहुत तेजी से फैला। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा, देखिए मैंने बताया सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे, जो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक बच्चों ये शासन किया था। 1509 से लेकर 1529 तक ये जो अपने है ना शासन किए थे, किसमें, विजयनगर साम्राज्य में। 1565
1965 में, ध्यान रखिएगा, तालीकोट के युद्ध में बच्चों बहमनी राज्यों के गठबंधन ने विजयनगर को बच्चों क्या कर दिया था, हरा दिया था, है ना, ध्यान दीजिएगा। यह क्या कहते हैं 1565 में, है ना, तालीकोटा के युद्ध में यानी बहमनी राज्यों के गठबंधन ने यानी विजयनगर को बच्चों हरा दिया था और विजयनगर बच्चों ध्वस्त हो गया। इसके बाद विजयनगर किस नाम से जाना गया था, याद रखिएगा, इसके बाद बच्चों क्या, हम्पी के नाम से इसको जाने गए, है ना, किस नाम से बच्चों, तो हम्पी के नाम से, है ना, जाने गए विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो इससे पहले इसको विजयनगर साम्राज्य कहते थे, बाद में इसका नाम हम्पी पड़ा। क्यों, क्योंकि विजयनगर मतलब हम इस वहां के जो स्थानीय देवता थे जिसका नाम क्या था, पंपा देवी, और उसी के नाम पर बच्चों इसका नाम क्या पड़ा, हम्पी पड़ा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जिसके बाद बच्चों ये साम्राज्य, है ना, बिखर गया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, 1565 में, यानी तालीकोटा के युद्ध में बच्चों, है ना, बहमनी जो राज्यों के गठबंधन ने यानी सब मिलजुल करके बच्चों, है ना, किसको, विजयनगर साम्राज्य के जो है शासकों को हरा दिया था और ये, है ना, बिखर गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और कैसे की। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग नोट कर लीजिए। मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको बच्चों समझ में बहुत ही आसान भाषा में आपको आगे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अशोक के धम्मे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अशोक के बच्चों, है ना, धम्मे के बारे में। एकदम चीजों को आप लोग को नोट करना है। देखिए अशोक ने बच्चों, है ना, ये धम्म हम लोग जानते हैं बच्चों कि अशोक के द्वारा बच्चों क्या किए गए थे, है ना, धम्मे के लिए बच्चों क्या, एक मिनट, बच्चों आपको बता दें कि यानी अशोक के धम्मे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अशोक के धम्मे का मुख्य उद्देश्य लोगों में जो है सामाजिक जिम्मेदारी, सहिष्णु और अहिंसा को बच्चों यानी बढ़ावा देना था। अशोक का बच्चों क्या था, एक उद्देश्य था कि समाज में यानी सब मिलजुल के रहे, सहिष्णुता का नीति अपनाए, यानी सब धर्मों का क्या करे, सम्मान करे, हर एक लोगों का बच्चों क्या एक दूसरे का क्या आदर करे, और बच्चों क्या है ना, अपने समाज में जो है एक जिम्मेदारी इंसान बनकर के घूमे, है ना। ये सभी को बच्चों ये अहिंसा का बढ़ावा दे, हिंसक ना हो, है ना, अहिंसा को बढ़ावा मिले। तो इन सब चीजों को देखते हुए बच्चों ना क्या यानी धम्म की शुरुआत किया था। अब बात करेंगे बच्चों, है ना, धम्म का पहले अर्थ की बात करेंगे। तो इसमें क्या था, अशोक का धम्म बच्चों बौद्ध धर्म जैसा जरूर था, यानी अशोक का जो धम्म था बच्चों जो कि बौद्ध धर्म जैसा था। और पता ही आप लोगों को कि अशोक ने बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम इसको राजधर्म बनाए। ठीक है, तो उसी के अनुसार बच्चों, उसी के मॉडल पर बच्चों ये धम्मे बनाए थे। कौन बच्चों, तो सम्राट अशोक, है ना, जैसा जरूर था, लेकिन इसका मकसद बौद्ध धर्म को बच्चों राजधर्म बनाना नहीं था, है ना। ये राजधर्म बनाने का मकसद नहीं था किसका बच्चों, ये अशोक जी का। ठीक है, जो कि ये किस साम्राज्य के हैं बच्चों, ये आपको याद रखिएगा, है ना, हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य के। ये आपको नोट करना है किस साम्राज्य से, तो याद रखिएगा मौर्य, है ना, साम्राज्य से, है ना, या मौर्य वंश से, ये आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज आपको एकदम पॉइंट करके नोट करना है, याद रखेंगे। तो अब यहाँ देखिए धम्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बच्चों धम्म का अर्थ भी आप लोग समझ गए। अब देखिए बच्चों सामाजिक जिम्मेदारी, अब उसका सामाजिक जिम्मेदारी था अहिंसा और सहिष्णु का पालन, कल्याणकारी कार्य। देखिए अगर बात करेंगे सामाजिक जिम्मेदारी की, अगर बात करेंगे बच्चों, तो अशोक ने धम्म के माध्यम से लोगों के बीच बच्चों अच्छे आचरण, सही स्तव और मान्य मूल्यों को बच्चों बढ़ावा देने की कोशिश था किसका बच्चों, ये है ना अशोक जी का। ठीक है, चलिए बात करेंगे अहिंसा और बच्चों सहिष्णु, है ना। अब बात करेंगे धम्म में अहिंसा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था बच्चों, क्या था, है ना, ये जो बच्चों धम्म में जो है अहिंसा और सहिष्णु बच्चों एक बहुत बड़ा क्या था, है ना, महत्वपूर्ण एक सिद्धांत था किसका बच्चों, अशोक का, याद रखिएगा। इसका साथ ही सहिष्णु पर भी बच्चों यानी क्या दिए थे, जोर दिया गया था, ताकि सभी धर्मों और, है ना, मान्यताओं का बच्चों सम्मान हो सके, यानी सभी धर्मों का क्या हो सके, सम्मान हो सके, है ना, और क्या हो सके बच्चों, है ना, मान्यताओं का सम्मान हो सके उसका, और एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे धर्म का जो है क्या करे, सम्मान करे। तो ये था बच्चों क्या यानी, है ना, अहिंसा और सहिष्णु। अब बात करें बच्चों कल्याणकारी कार्य, अशोक ने बच्चों अपने धम्म में नागरिकों के कल्याण से जुड़ी, है ना, कार्य भी शामिल किए थे, यानी नागरिकों का कल्याण कैसे हो, उन लोगों का विकास कैसे हो, है ना। अब देखिए बच्चों इसके लिए बच्चों जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाएं बच्चों, है ना, इस प्रकार जो अशोक ने धम्म, है ना, धम्म समाज में जो है मान्य और सहिष्णु मूल्यों को बच्चों बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा प्रयास था किसका बच्चों, तो सम्राट अशोक का ये प्रयास थे। तो ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, याद रखिएगा। अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख के अगर आपसे पूछेंगे तो याद रखिएगा कौन कौन सा उसका टिप्पणी था। धम्म का अर्थ है सामाजिक जिम्मेदारी, अहिंसा और सहिष्णुता, कल्याणकारी कार्य। तो याद होगा आपको, एकदम नोट कर लीजिएगा उसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक जिम्मेदारी, सहिष्णु और अहिंसा को बच्चों क्या यानी बढ़ावा देना, यानी किसका था बच्चों, सम्राट अशोक का उद्देश्य था, और उन उद्देश्यों पर जो है ये काम किए थे। ठीक है, तो ये एकदम सारी चीजें बच्चों नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से 2-3 बार इसको आपको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की अगर बात करें, देखिए ये पेपर में आप लोग का, है ना, पूछे जाते हैं, एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों। अगर बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे किसके अनुसार, है ना, रंगनाथ महोदय के अनुसार, रंगनाथ,
एकदम नोट कर लीजिएगा, रंगनाथ महोदय, है ना, महोदय के अनुसार बच्चों अगर इसका अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की विवेचना अगर करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से जो है ये विशालतम सभ्यता था। जब जो है हड़प्पा की सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, है ना, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो लोग कहते थे कि ये जो है सबसे बड़ा सभ्यता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब पता चला कि ये जो है विश्व में सबसे बड़ा सभ्यता जो था बच्चों कौन था, वो हड़प्पा सभ्यता ही था। और ये विशालतम बच्चों था, ये उत्तर में कश्मीर से लेकर के, उत्तर में कहां तक, कश्मीर से लेकर के बच्चों, है ना, दक्षिण में बच्चों नर्मदा घाटी तक ये फैली हुई थी, तथा पश्चिम में बच्चों कहां तक, बलूचिस्तान का मकरान तट से लेकर के, है ना, पूर्व में आलमगीर यानी जो उत्तर प्रदेश तक यानी फैली हुई थी बच्चों। ये किसकी बात हो रही बच्चों, तो ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। अब बच्चों ये देखिए दक्षिण से पश्चिम, याद रखिएगा यहां आप देखिए ये कुल मिलाकर बच्चों ये सभ्यता पूर्व से पश्चिम से लेकर के 1600 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और दक्षिण से पूरब, दक्षिण से उत्तर याद रखिएगा 1200 किलोमीटर तक ये फैली हुई थी। कुल अगर पूछेंगे कुल कितना एरिया में बच्चों ये फैली हुई थी, तो 12,99,000, है ना, 600 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैली हुई थी। ये आप लोग को नोट करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो है ये सभ्यता पूरी तरह से जो है फैली हुई थी। इनको आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, सिविल लाइन का विकास किस प्रकार हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार पूछे हैं, है ना, एकदम ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर हम सिविल लाइंस का विकास की अगर बात करेंगे बच्चों तो बहुत ही आसानी से आपको समझना है। देखिए सिविल लाइन के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद, है ना, अंग्रेजों को बच्चों क्या लग गया, भनक लग गया कि अब हम लोग का क्या है, जान का यानी हम लोग का बचत नहीं है, यानी अब हम लोग को खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सब जो है अब जो है जाग रहा है, ठीक है। क्योंकि 1857 का जब विद्रोह देखा तो उन लोग का दिमाग खराब हो गया कि बाप रे इस तरह का जो है ना क्रांतिकारी यहाँ के, है ना, लोगों में है। तो याद रखिएगा अब देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए जो है खास कदम उठाया, है ना, अपनी सुरक्षा को लिए खास कदम उठाया। और उन लोग ने बच्चों क्या किए थे, भारतीय नागरिकों से अलग होकर एक सुरक्षित जगह पर जो है अपने निवास बनाया, यानी अपने घर बनाया बच्चों, एक सुरक्षित जगह पर जाकर के, है ना, भारतीय लोगों से, है ना, बचने के लिए एक सुरक्षित जगह पर बच्चों क्या एक घर बनाया, ठीक है, जिन्हें बच्चों सिविल लाइंस कहा गया, है ना, जो घर बनाया जो सुरक्षित स्थान पर, इसी को क्या कहे गए, सिविल लाइंस कहे गए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। अब देखिएगा ये क्षेत्र नगर के, है ना, आसपास के खेतों और उबड़ खाबड़ इलाकों को बच्चों साफ करके बनाए गए थे। जो नगर के ही आसपास में, ये सिविल लाइंस कहां बनाया गया है, नगर के ही आसपास में बनाए गए हैं। लेकिन बच्चों क्या है, याद रखिएगा ये नगर के ही आसपास में, है ना, और उबड़ खाबड़ इलाकों को साफ करके बनाया है, ठीक है। ये सिविल लाइंस ये किसके द्वारा बच्चों, अंग्रेजों के द्वारा, है ना, बनाया गया था, है ना। और बच्चों, है ना, पक्की सड़कें से मुख्यतः नगर से जुड़ी हुई थी। ये जो पक्की सड़कें जो है ना नगर से जुड़ी हुई थी, यानी वो जो है इस तरह का यानी बनाए। उसके बाद बच्चों सिविल लाइंस में बड़े बड़े क्या थे, है ना, बंगले, बगीचे, सैनिक के लिए बच्चों बैरक, पैरेड मैदान और गिरजाघर होते थे। ये सभी बच्चों क्या होते थे, ये जो है सैनिक के लिए क्या होते थे, याद रखिएगा, है ना, सिविल लाइंस में बड़े बड़े क्या होते थे, बंगले होते थे, बगीचे होते थे, है ना। ये सब अपने लिए बच्चों कौन बनाए थे, अंग्रेज, है ना। अब देखिए बगीचे, सैनिकों के लिए बच्चों बैरक, पैरेड मैदान और गिरजाघर होते थे। ये बच्चों क्या इलाके यूरोपियों के लिए बच्चों सुरक्षित और, है ना, व्यवस्थित था। ये सब क्या थे, सुरक्षित थे, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। और ये बच्चों एक सुरक्षित स्थान था, ठीक है, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। भारत के बच्चों कई बड़े, है ना, शहरों में ऐसी सिविल लाइंस क्षेत्र बने थे, है ना, कई बड़े बड़े, जैसे कोलकाता में हो गया, है ना, मुंबई में जो जो बड़े बड़े जो शहर थे वहां पर जो है ये सिविल लाइंस बनाए गए थे, किसके द्वारा, ये सब जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। जो अन्य इलाकों की बच्चों तुलना में ये बहुत अधिक जो बच्चों व्यवस्थित और क्या थे, साफ सुथरा रखते थे इसको, ठीक है। तो एक व्यवस्थित तरीके से बच्चों ढंग से इसको, है ना, क्या किए गए थे, तैयार किए गए थे। तो ये चीजें आपको एकदम नोट करना है। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 1857 की क्रांति के असफलता के 4 कारण लिखे। अब देखिए बच्चों एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के जो है ना 4 जो अगर, है ना, असफलता के 4 अगर कारण की अगर बात करेंगे तो एकदम नोट कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति के असफलता के 4 प्रमुख कारण थे, जैसे कि बच्चों विद्रोह में एकता की कमी, है ना, जो यानी 1857 की क्रांति का पता है आप लोगों को डेट जो था कब था, यानी, है ना, 31 मई 1857 को था, है ना, होने का। लेकिन पता है ये कब हो गया था, 10 मई को ही शुरू हो गया था। यानी एकता लोगों में नहीं था, है ना, जागरूक नहीं थे, है ना, ये टाइम पे नहीं हुआ पाता। सबसे पहले तो ये चीज है कि समय से पहले ये जो है ना, ये विद्रोह जो शुरू होने की वजह से बच्चों ये क्या हो गया, है ना, विफल हो गया। दूसरा बात करेंगे बच्चों हम लोग, दूसरा अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा विद्रोह में एकता की कमी, लोगों में क्या एकता और, है ना, जागरूकता नहीं था, है ना। ये क्रांति में शामिल विभिन्न समूह एकजुट नहीं थे और उनमें बच्चों तालमेल की बच्चों क्या थी, कमी थी। कोई जो है 10, है ना, मई को ही जो है
मतलब कोई विद्रोह शुरू कर दिया है और किसी को कुछ पता ही नहीं। तो ये जो इस तरह का यानी तालमेल नहीं होने की वजह से, एकता नहीं होने से, एकजुटता नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया, विफल हो गया। अब बात करेंगे दूसरा, राष्ट्र की भावना का अभाव, यानी राष्ट्र को लेकर एक जोश, एक आक्रोश है ना, एक क्रांतिकारी उसके अंदर नहीं था, इसलिए बच्चों ये जो है विफल हो गया था। उस समय बच्चों लोगों में एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की भावना नहीं था, है ना। वो सोचा तो जाड़ा मेरा क्या जाड़ा है ना। तो राष्ट्र को लेकर के, अपने देश को लेकर ऐसा कुछ भावना नहीं था। भारतीय राजाओं और सरदारों का समर्थन नहीं था, यानी इसमें जो बड़े बड़े भारत के राजा थे, है ना, बड़े बड़े जो सरदार थे, वो जो है ना समर्थन नहीं कर रहे थे किसका था, सुल्तान के विद्रोह का। इसलिए बच्चों ये क्या हो गए थे, विफल हो गए थे, है ना। अब बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे साधनों की कमी, यानी संसाधनों की कमी। अब बताया हम लोग के पास क्या नहीं है, अब पता वो तो अंग्रेजों के पास क्या होता, हथियार होगा, बहुत सारे जो है चीजें होंगे उन लोगों के पास, लेकिन यहाँ जो है ना संसाधनों की कमी, साधनों की बात हम लोग के पास कमी, जिसकी वजह से बच्चों ये है ना क्या हो गया, विफल हो गया था। अब बात करेंगे बच्चों, विद्रोह के पास हथियार, अन्य संबंधों की कमी, जिससे बच्चों अंग्रेजों का है ना पूरी तरह ताकत के साथ यानी सामना कर सके। अब हथियार ही नहीं तो ताकत उसके सामने यानी कैसे आप जो है सामना कर पाइएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों 18 सुल्तान के विद्रोह के जो है असफलता के कारण। आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सारी चीजें बच्चों अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कृष्णदेव राय की मुख्य उपलब्धियां के बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं कृष्णदेव राय के बारे में, मैंने बताया कि विजयनगर, बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य का, है ना, ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के बच्चों क्या थे, ये बहुत ही महानतम शासक थे। कौन, कृष्णदेव राय। ये इसका जो मुख्य उपलब्धियां थी बच्चों, इनके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे कि अपने जो है कार्यकाल में क्या क्या चीजें की हैं, है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ उल्लेख करेंगे। कृष्णदेव राय की मुख्य उपलब्धियां जो निम्नलिखित है, युद्ध में बच्चों विजय, वो है ना कई युद्ध जीते, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, उड़ीसा पर आक्रमण किया, फिर उड़ीसा पर भी जो क्या किए, है ना, विजय प्राप्त किया, रायचूर द्वाब को यानी जीता। उसके बाद बात करेंगे स्थानीय राज्यों के साथ उसका संबंध, यानी जो आसपास के बच्चों राज्य थे उसका संबंध उससे बहुत ही बेहतर था, है ना, स्थानीय राज्यों के साथ संबंध। उसके बाद कुशल प्रशासन, यानी बच्चों एक कुशल और समृद्ध, है ना, एक शक्तिशाली बच्चों क्या थे, वो है ना साम्राज्य शासक थे। अब बात करेंगे बच्चों युद्ध में विजय, तो उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को पराजित किया और वहां से जो है जीत गए। तो ये बच्चों पहला क्या था उसका, युद्ध में विजय। दूसरा बच्चों कारण था उड़ीसा पर आक्रमण। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहां के शासकों को हरा दिया, कहां के, उड़ीसा के शासकों को हराया और वहां जो विजय प्राप्त किया। रायपुर द्वाब की विजय, यानी रायपुर आपको जो है क्या, रायचूर, है ना, रायपुर द्वाब को बच्चों यानी विजय प्राप्त किया, इसको भी जीता, यानी उन्होंने रायपुर द्वाब पर विजय प्राप्त किया और बहमनी राज्यों में भी जो प्रवेश कर दिया, यानी बहमनी साम्राज्य में भी जो प्रवेश कर दिए, है ना, किसको जीतने के बाद, रायचूर द्वाब को विजय प्राप्त होने के बाद, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्थानीय राज्यों के साथ संबंध, यानी जो आसपास के राज्य थे उसके साथ, है ना, दोस्ती एकदम, ताकि उसके आसपास उसके क्या हो, यानी व्यापारी जो है है ना, इसलिए बच्चों उसके साथ उसको जो है संबंध यानी दोस्ताना संबंध रखा था, किसके साथ, आसपास के जो है जो भी राज्य था। उन्होंने बच्चों पश्चिमी समुद्र के तट से सभी स्थानीय राज्यों के साथ बच्चों वो अच्छे, है ना, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, है ना, यानी दोस्ती बढ़ाया और जिससे बच्चों व्यापारिक और समृद्धि बढ़ी, यानी उसका जो है धीरे धीरे और व्यापार में जो वृद्धि होना शुरू हो गया, ठीक है, यानी जो उसका देश और बच्चों क्या उसका साम्राज्य का विकास हुआ, ठीक है। चलिए तो ये था बच्चों के स्थानीय राज्यों के साथ उसका संबंध। अब देखिए बच्चों, कुशल प्रशासन, कृष्णदेव राय एक बच्चों कुशल प्रशासक थे, एक बहुत ही कुशल, एक शक्तिशाली, इंटेलिजेंट क्या कह सकते हैं, तो बच्चों क्या थे, एक शासक थे जिन्होंने बच्चों सिंचाई के लिए बांध बनवाए थे, जिसने सिंचाई के लिए बच्चों बांध बनाए थे और कृषि में भी जो है ये सुधार लाए थे, अपने साम्राज्य में जो है कृषि में भी जो है बहुत बड़ा यानी सुधार लेकर के आए थे। कौन, तो याद रखिएगा, है ना, कृष्णदेव राय। तो ये सारी कृष्णदेव राय की उपलब्धियां के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट था इनके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी को आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं बताइए। देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चलिए एकदम सारी क्वेश्चन को आप लोग को एकदम नोट करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए एकदम अच्छे से समझना है। देखिए विरूपाक्ष मंदिर ये कहां पे है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में था। ये कहां पे थे, है ना, विजयनगर, ये सभी कहां थे बच्चों, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में था, है ना, विजयनगर साम्राज्य में थे ये सभी जो है। अब बात करें विजयनगर विरूपाक्ष मंदिर की, अगर बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर बच्चों की दो विशेषताएं, जो ये मंदिर हम्पी में स्थित था, यानी पहले इसको पहले क्या विजयनगर के नाम से जाना गया था, इसके बाद में इसको हम्पी नाम से जाना गया था, ठीक है। इससे था ये मंदिर बच्चों शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष है ना, ध्यान दीजिएगा, ये मंदिर शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष है और उनकी बच्चों पत्नी देवी पंपा है ना। उसके बाद बात करें बच्चों रावण द्वारा लंका ले जाने के दौरान, है ना, शिवलिंग को यहाँ से बच्चों रखने से ये विरूपाक्ष मंदिर बना, ठीक है, यानी
रावण को बच्चों, है ना, रावण द्वारा जब लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ से, है ना, यहाँ रखने से बच्चों ये बच्चों विरूपाक्ष मंदिर बन गया। ठीक है, जब लंका लेके जा रहा था, लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखा था, है ना, यानी कहाँ पे रखे थे बच्चों, तो ये जो है कहाँ पे रखे थे बच्चों, याद रखिएगा विरूपाक्ष में, और ये बच्चों विरूपाक्ष मंदिर बना। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आयनक बड़ी के अनुसार भूमि को किन किन वर्गों में बांटा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों आयनक बड़ी के लेखक, तो याद होगा आप लोगों को, पता होगा कि आयनक बड़ी के लेखक जो है कौन है, अबुल फजल है। कौन है, तो याद रखिएगा अबुल फजल हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होगा अबुल फजल। अब ये किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो याद रखिएगा पोलज, है ना, प्रतिभूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि, तो ये 4 वर्गों में बांटा गया। अगर हम लोग पोलज भूमि की बात करेंगे तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि था ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा अगर पॉइंट बात करेंगे बच्चों पर्वतीय भूमि, 1 वर्ष खाली छोड़कर, है ना, खेती योग्य भूमि है ये, है ना, यह क्या है बच्चों, 1 वर्ष खाली छोड़ दिया जाता बच्चों। इसमें जो पर्वतीय भूमि था तो 1 वर्ष में इसको लगाने के बाद फिर 1 वर्ष के लिए उसको खाली छोड़ दिए जाते थे। ठीक है, अब बच्चों ये पोलज भूमि तो सबसे अधिक, इसमें जो सबसे अधिक बच्चों क्या होते थे, उपजाऊ होते थे, है ना, याद रखिएगा 1 वर्ष खाली छोड़कर फिर दूसरे वर्ष में इसको फिर, है ना, लगाते थे। उसके बाद बच्चों ये भूमि 3 या 4 वर्षों तक यानी खाली छोड़ दी जाती थी। ये चाचर भूमि होते थे जो यानी एक बार खेती करने के बाद फिर इसको 3 से 4 वर्ष तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होते थे, जंगल वगैरह जो भी आते थे उसको फिर क्या करते थे, काट करके जलाया करके बच्चों फिर इसमें जो है खेती करते थे। उसके बाद बच्चों एक जो है बंजर भूमि, जिसमें कभी यानी इसमें क्या करे, खेती वगैरह नहीं करते थे, यानी ऐसे भूमि जहां पर यानी कुछ उपजाऊ नहीं होते थे, कभी कभार खेती वाली भूमि है ये, कभी मन किया था तो यानी कर लिया, कभी नहीं किया तो बिल्कुल ऐसी पराव रह गया, तो ये कभी कभार वाली खेती कह सकते हैं हम लोग बंजर भूमि को। ठीक है, जहां बंजर जमीन में कभी कुछ उगेगा नहीं उगेगा ना, इसलिए ऐसी खेती में जो है नहीं किए जाते थे। चलो आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन बच्चों जो कि आपके स्क्रीन पे है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एकदम नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 5 बच्चों महापर्त क्या थे बच्चों, हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी, है ना, तो एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों, महावीर, है ना, स्वामी बच्चों जैन धर्म के क्या थे, है ना, वास्तविक संस्थापक थे। अब जैन धर्म में 5 महापर्त कौन कौन थे बच्चों, तो याद रखिएगा स्वामी गृहस्थों के बच्चों जीवन को पवित्र बनाने के लिए बच्चों 5 महावर्त बताए थे। पहला तो बच्चों वो सत्य बोलने के लिए कहे थे, है ना, अहिंसा का रास्ता अपनाना है, हिंसक नहीं बनना आपको, है ना, असत्य, कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा क्या बोलना है आपको, सत्य बोलना है। ठीक है, अपरिहार्य क्या यानी उसके बाद ब्रह्मचार्य, अब ब्रह्मचार्य का आपको अपनाना है, यानी ये सभी बच्चों क्या थे, जैन धर्म के बच्चों क्या थे, 5 क्या थे बच्चों, ये महावर्त थे। और ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है आई होप ये सारी चीजें बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप लोग बताइए ये सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक बार दोबारा फिर से रिवाइजन कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए, और इसको बच्चों सभी जो अपना, है ना, नोटबुक में बच्चों एकदम नोटबुक में आप लोग बुक कर लीजिएगा। ठीक है, नोटबुक में बच्चों ये सारी चीजें जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ एक बार जबरदस्त तरीके से बाबू आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आप लोग को पसंद आएंगे, आई होप। चलिए डियर, यहीं तक आप इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।